मतलब ये किस पर निर्भर करता है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। प्रश्न है ना, दो तीन तरह से पूछ देता है। जैसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। ये खाली स्थान में आता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कल हम लोग जो फार्मूला निकाले थे ना, ई बराबर निकाले थे माइनस डी फाई अपॉन क्या होता है डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फ्लक्स परिवर्तन है माने फाई है, समय अंतराल माने क्या है टी है, और कुंडली की बात करते हैं तो फेरों की संख्या भी होगी। इसमें जो सूत्र है इसमें प्रतिरोध नहीं है। और जब हम लोग विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर समझे थे तो वहाँ भी समझे थे कि जो विद्युत वाहक बल होता है परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुंडली के प्रतिरोध पर। तो ये कभी कभी खाली स्थान में पूछ देता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कुंडली का प्रतिरोध। ठीक, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई हैं। यहाँ पर समतल कुंडली में n फेरे हों तो स्वप्रेरकत्व कितना होगा n स्क्वायर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, और विद्युत चुम्बकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑर्स्टेड। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। आगे देख लेते हैं, सातवां वाला देखना है। देख लो, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुम्बकीय क्षेत्र बी में रखी है। कुंडली को 180 अंश के कोण से घुमाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग कल चुंबकीय फ्लक्स पढ़े हैं। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र देखो क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ परिवर्तन पूछा है तो हम एक बार क्या करेंगे, बाद में से पहले को घटा देंगे। चुंबकीय फ्लक्स बी क्षेत्रफल क्या है ए, कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो गया ए, और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया बी। अब हमको निकालना है चुंबकीय फ्लक्स। तो मान के चलो कि कोई कुंडली होगी तो पहले कहाँ रही होगी, जीरो में। अब जीरो से घुमा के कहाँ कर दिए हैं, 180 में। तो हम ऐसा मैं अलग अलग कर देता हूँ। हमको यहाँ पर देखना है बी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी ए। ठीक है, अब हम इसके बाद अगला जब निकालेंगे डेल्टा फाई 2, तो ये कितना हो जाएगा यार, बी ए कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 का मान कितना होता है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी ए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमको ये निकालना है कि परिवर्तन कितना हुआ। तो परिवर्तन निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले को घटाते हैं। जैसे उस दिन मैं पूछा था कि 8वीं जब आप पढ़ते थे तो 14 साल के थे, अब 12वीं पढ़ने लगे तो 18 साल के हो, तो कितना अंतर आया। तो क्या करोगे, बाद वाला कौन सा है 18, और पहले वाला क्या है 14। तो 18 में से क्या घटाते हो, 14। तो यहाँ पर मुझे बताओ किस में से किसको घटाना पड़ेगा, फाई 1 में से फाई 2 को घटाऊं कि फाई 2 में से फाई 1 घटाऊं। हाँ, फाई 2। तो फाई 2 का मान कितना है, माइनस बी ए। फिर घटाना है इसलिए बीच में क्या लगेगा, माइनस। फिर फाई 1 का मान कितना है, बी ए। तो यहाँ पर दोनों को हाँ, तो क्या हो जाएगा, -2 बी ए। अब ऑप्शन चुनो, इसमें है क्या है ऑप्शन, नहीं है, लेकिन 2BA है तो इसका परिमाण की बात करता है, क्योंकि इनमें जो माइनस प्लस होता है वो दिशा बताता है जनरली। यदि माइनस लिखा है तो अच्छी बात है, माइनस वाला जब करेंगे, और नहीं लिखा है तो हम इसको क्या मान लेंगे, 2BA। तो प्रश्न ये था कि एक कुंडली को 0 डिग्री से 180 तक घुमा देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स कितना बदलेगा, सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना बदलेगा, 2BA। अब देखना अगला प्रश्न, इसमें देखो 8वां वाला, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे कैसे परिवर्तन किया जा सकता है इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए हमको सूत्र पता होना चाहिए। देखना, ये होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यदि n फेरे हैं तो क्या हो जाएगा, n बी ए कॉस थीटा। ठीक है,
ये चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो गया, सूत्र। अब इसमें बोलता है कि चुंबकीय फ्लक्स को कैसे बदला जा सकता है। तो पहले यहाँ से देखते हैं सूत्र में, यदि फेरे बदल दें तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फेरे माने यानी, ठीक। बी माने क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बदलेंगे तब भी फ्लक्स का मान क्या होगा, बदलेगा। ये ए है, क्षेत्रफल है, तो उसको भी बदलेंगे तो बदलेगा। फिर ये कोण है, कोण का मतलब विन्यास है, उसको भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इन 4 तरीकों से चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो सकता है, बदल सकता है। अब इसमें मिलाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर बोलता है कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र बदलने से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा? हाँ, ये सूत्र बोलता है ना, बी है। यदि चुंबकीय क्षेत्र बदलेंगे, परिवर्ती का मतलब चुंबकीय क्षेत्र को बदलना, क्या चुंबकीय क्षेत्र को बदलने पर चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा? हाँ, तो ये वाला ऑप्शन मान के चलो अभी सही है। फिर बोलता है कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, घुमाने का मतलब क्या बदल रहे हैं हम, कोण, है ना, विन्यास बदल रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा। हाँ, इसमें भी बदल रहा है। फिर बोलता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, क्षेत्रफल बदलेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। हाँ, तो इससे भी बदल जाएगा। मतलब ये है कि यदि हम तीनों चीज़ कर सकते हैं तो उनसे भी चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा। तो 3 चीज़ों का मतलब ये है। अब इनको ऐसे देख लें कि मान लो उस दिन हम दिखा रहे थे कि यहाँ पर एक कुंडली है और इस कुंडली के सामने हम क्या ला रहे थे, क्या, चुंबक। तो चुंबक को जब हम पास लाते थे, दूर लाते थे, तो क्या बदलता था, इसका चुंबकीय क्षेत्र बदलता था, जिससे चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता था। तो पहला वाला यही कहता है। दूसरा ये है, यदि मैं इस कुंडली को कहीं ऊपर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, कोण बदलूं, तब भी इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फिर ये तीसरा है कि यदि मैं कुंडली को छोटा करूं, इसको ऐसे कर लूं कि मान लो इतनी बड़ी कुंडली है, फिर मैं इसको छोटा कर दूं, फिर बड़ा कर दूं, उसका आकार बार बार क्या करूं, बदलूं, क्षेत्रफल बदलूं, तब भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है। तो ये सारा कुछ कैसे हमको पता चलेगा कि यार क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, तो इस सूत्र से सारा कुछ पता चलता है, इस सूत्र से। तो फिर से मैं पूछ देता हूँ, कभी कभी 2 नंबर में अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो किस प्रकार से बदल सकते हैं बताओ, यहाँ से फेरों की संख्या बदलकर, और चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर, और कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, और विन्यास बदलकर, या कुंडली को घुमाकर। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर हमको जवाब देना है। अब अगला वाला देख लेते हैं। हालांकि स्वप्रेरकत्व कुछ दिन बाद समझेंगे। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर है, निर्भर नहीं करता है। ये किस पर निर्भर नहीं करता है, धारा पर। वैसे स्वप्रेरकत्व का सूत्र ये भी होता है, ये गुणांक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, E बराबर -L d∅/dt। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में क्या कहीं कुछ धारा आता है क्या? इस सूत्र में धारा नहीं आता है, तो ये धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। 2 कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। अब थोड़ी समझ। अगला देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न होता है? ये पहले ही वाला है, चुंबकीय फ्लक्स। जब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि जब कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी का खाली स्थान छोटा करके बना दिया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल खाली स्थान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो किसके कारण? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण। अब दूसरा देखो, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के दर की इकाई हो पर उस कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान कहलाता है। ये क्या है? स्वप्रेरकत्व। थोड़ा सा इसमें 2 शब्द आएंगे, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यहाँ पर ये समझ लो कि ये कुंडली है और इस कुंडली में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं और इसी कुंडली में प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। और यदि हम इसमें धारा प्रवाहित करें और पास वाले में दूसरी कुंडली में रख दें तो जब दूसरी कुंडली में होता है तो क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरकत्व। फिर से बात करते हैं।
मान लो स्वप्रेरकत्व है तो कितनी कुंडली रहेगी? सिर्फ एक ही कुंडली रहेगी, उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है। और यदि अन्योन्य प्रेरकत्व है तो एक कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे तो दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरक। फिलहाल अभी सरफेशियल ही समझ लो इनका ज्ञान जो भी है। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, उसी को अभी ऊपर पूछा था। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कहाँ से मिला? फैराडे का द्वितीय नियम अभी कल ही पढ़े। ई समानुपाती क्या होता है? d∅/dt। तो ये क्या था? हाँ, फैराडे का द्वितीय नियम। ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यही चीज़ लिखा है यहाँ। ठीक है। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है? समानुपाती। इसमें उल्टा लिखा है, देख लो। ये क्या लिख दिया? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो इधर से पहले बोल रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती। ऐसे हाँ, अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही चीज़ है, जो शब्द लिखा है वही समझ लेना। ठीक। अगला देखो 5वां नंबर का यार। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स, इसकी परिभाषा तो पढ़े हो वही है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये भी पहले नियम से थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसमें छोड़ दिया। जैसे वहाँ हम बोलते थे कि जब कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन। तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। ठीक है। तो उसी चीज़ को छोटा करके पूछ लिया है। अब देख लो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है ना। ये लेंज का नियम है, अभी तो इसको देखे नहीं है। अगला देखना इसको, यदि किसी कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है तो ध्रुव बनेगा। तो ये कैसा बनेगा? एन ध्रुव। जैसे घड़ी जिस दिशा में घूमती है ना, वो वामावर्त दिशा में है। यदि उसी दिशा में धारा भी प्रवाहित करें तो धारा में जो ध्रुव उत्पन्न होगा वो कैसा होता है? एन ध्रुव। ऐसा है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है ना। कल कोई उसमें डाला था ग्रुप में, पता नहीं सुने होंगे कि ना सुने होंगे, वो गलती से यहाँ से उतारते हैं। मैं कोड जैसे लिख देता हूँ बोध के, तो क्या लिख दिए थे? सदिश, है ना। तो सदिश नहीं है, ये कौन सी राशि हो गई? अदिश। हाँ, अदिश लिखे थे, कोई ग्रुप में डाला था अपना लिखा हुआ कॉपी का, तो उसमें वो था। विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलने का कारण क्या होता है? स्वप्रेरकत्व। और यहाँ पर 1 वेबर का मान मैक्सवेल में 10⁸ ये एसआई मात्रक है, ये सीजीएस मात्रक है। इसके बाद यहाँ पर ये है फ्लक्स लिंक संख्या, तो एन फाई माने चुंबकीय फ्लक्स और फेरों का गुणनफल क्या कहलाता है? फ्लक्स लिंक संख्या। अब है फैराडे का खाली स्थान नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की शर्त है। तो जो प्रथम नियम है वो शर्त है और दूसरा नियम जो है उसका व्यंजक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। शर्त ये है कि यहाँ पर जैसे हम बोल देते हैं कि यार जब हम कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षिक गति कराते हैं तो उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो वो शर्त बताता है कि जब तक आप जो है कुंडली और चुंबक को गति न कराओगे तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। अब ये फैराडे का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बताता है। परिमाण माने उसका मान। कौन सा नियम बताता है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम परिमाण सूत्र तो यही देता है। तो पहला नियम क्या है? शर्त का, और दूसरा नियम क्या हो जाता है? परिमाण का। इसके बाद यहाँ पर देख लेते, प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, है ना। ये शुरू में भी पूछ दिया है, तो वही क्वेश्चन को खाली स्थान में, जोड़ी में, सत्य में घुमा फिरा के पूछते रहो, वही क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रतिरोध। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में खाली स्थान ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि जब आप कुंडली और चुंबक को गति कराते हो तो हर गति वाली चीज़ में यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला के होती है। दोनों ऊर्जा को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। तो
जब हम उसमें गति कराते हैं चुंबक और कुंडली के मध्य, तो गति वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। और उसमें बिजली बनती है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। 17 को देख लो, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। समतल वृत्ताकार कुंडली के फेरों की संख्या 3 गुना करने पर स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। तो स्वप्रेरकत्व का जो n का स्क्वायर होता है, यदि यहाँ पर 2 गुना होता तो वहाँ क्या था? 4। 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर कर देना, इस तरह से। अब बात करते हैं यहाँ पर, हाँ, इसमें देख लेते हैं सही जोड़ी में क्या क्या है। चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है यार? ये बल रेखाओं की क्या है? संख्या से उसमें पढ़ते हैं ना। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, तो ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अब ये जो लेंज का नियम है अभी नहीं पढ़े हो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये धारा का जड़त्व है, हाँ, प्रेरित धारा की क्या है? ये दिशा है। ठीक है, लेंज का नियम क्या कहलाया? प्रेरित धारा की दिशा बताता है। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? एक है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है ना, हाँ, सब गड़बड़ हो रहा है। और जो स्वप्रेरकत्व है वो है धारा का जड़त्व। अन्योन प्रेरकत्व है वो क्या हो गया? ट्रांसफार्मर। और ये गतिक विद्युत वाहक बल क्या हो गया? चालक की गति। ठीक, और ये जो डायनेमो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको समझना। डायनेमो जो है ये बिजली बनाने का यंत्र है, उसको जनरेटर भी बोलते हैं, जनित्र भी बोलते हैं, डायनेमो भी बोलते हैं। तो अलग से अभी ये खाली स्थान में भी बहुत पूछता है, खाली स्थान में ये नहीं आया था कि जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसको याद कर लेना, ये अक्सर ही आता रहता है। जनरेटर आ जाए, डायनेमो आ जाए, जनित्र आ जाए, वो किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब इसमें देखते जाओ यार, प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा, तो ये सूत्र होता है ना, 1/2 Li²। चुंबकीय फ्लक्स तो पढ़े हो, देख लो सूत्र कौन सा हो सकता है? हाँ, ये क्या है? BA cos थीटा। प्रेरित विद्युत वाहक बल भी पढ़े हो, हाँ, ये E बराबर था ना -dφ/dt, तो ये भी हो गया। अब प्रेरित धारा जो होती है, धारा वो विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध होता है। तो इसमें देख लो ऐसा सूत्र है कोई, ये V/R होता है, लेकिन V का काम E करता है, विद्युत वाहक बल, तो E/ क्या हो जाएगा? R। अब यहाँ पर है लंबी परिनालिका का क्या हो गया? स्वप्रेरकत्व, ये सूत्र होता है। और लंबी परिनालिका का अन्योन प्रेरकत्व का ये सूत्र होता है, ये। तो इसको पढ़े नहीं तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। और ये वाला किसका सूत्र है? गतिक विद्युत वाहक बल का। ठीक, अगली सही जोड़ी देख लेते हैं। हाँ, इसमें मात्रक है। प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा, तो ऊर्जा का चाहे कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहाँ इसको जूल से मिला देना है। फिर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो कल पढ़े हो, क्या होता है? वेबर। तो यहाँ पर ये वेबर हो गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल एक तरह का विभवांतर ही होता है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, अब ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका मात्रक होता है Wb/m²। और यहाँ पर स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, इसको H से दर्शाते हैं इस तरह से। चलो एक वाक्य वाले जल्दी से देख लेते हैं इसको। हाँ, देखना, एक कुंडली की कुल लंबाई अपरिवर्तित रखते हुए फेरों की संख्या को क्या कर दिए हैं? 2 गुना। अभी वो आया था ना 3 गुना वाला, तो 9 कर दिए थे, 2 गुना का क्या हो जाएगा? 4 गुना, क्योंकि ये सूत्र ये होता है, n का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला देख लो, इसको समझना है। अब एक कुंडली में फेरों की संख्या को अपरिवर्तित करते हुए, इस बार फेरों की संख्या नहीं बदलना है। क्या बदलने के लिए बोलता है? हाँ, कुल लंबाई को क्या कर दें? 2 गुनी। तो यहाँ पर देखना, यहाँ बटे में L है, यदि इसको हम 2 गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2L। तो बटे में 2 आया ना, तो क्या हो जाएगा? 1/2 या आधा हो जाएगा। ठीक, तो दोनों सूत्र को समझना। पिछली बार हम फेरों की संख्या 2 गुनी कर रहे थे, इस बार हम क्या कर रहे हैं? लंबाई को 2 गुनी कर रहे हैं।
है ना। तो जो सूत्र होता है लंबाई के लिए L कहाँ होता है, बटे में, तो जब बटे में 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है। अब ये विद्युत का जड़त्व क्या कहलाता है, स्वप्रेरकत्व, अभी ऊपर भी आ गया था। अब 4 नंबर का देखना, 2 प्रेरक कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व L1 और L2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रेरकत्व कितना होगा, कुल है ना, तुल्य हो या कुल हो, तो ये सीधे सीधे जुड़ जाता है L1 प्लस L2। ठीक। अब यहाँ पर जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, इसको समझना। जैसे मान के चलो एक ये बल्ब है और इस बल्ब में करंट बह रहा है, ये बल्ब जल रहा है और यहाँ पर सेल लगा दिए और साथ में इसमें एक कुंजी लगा दी, कुंजी का मतलब बटन, स्विच। अभी धारा इधर जा रही है, ठीक है, और जैसे ही हम इसको बंद करते हैं तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो उसकी दिशा कहाँ होती है, उसकी दिशा इसी की ओर होती है। इसमें 2 धारा हो जाती, एक धारा जो हम दे रहे थे वो, और एक धारा जो इसके अंदर उत्पन्न हो गई जिसको प्रेरित धारा बोलते हैं वो। तो 2 धाराओं की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तो अभी ये तो अभी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा आपके कि ये क्या है प्रेरित धारा, क्या है क्या है। ठीक है, पर यहाँ पर समझ लो कि जो हम यहाँ सेल से धारा दे रहे हैं वो धारा मुख्य धारा कहला गई, और जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहला गई, प्रेरित धारा। तो कितनी धारा हो गई, 2 धारा, और दोनों धाराएं एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध, तो इनकी दिशा एक दूसरे के उल्टे होगी। तो यहाँ पर पूछता है कि इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, तो ये हो जाएगा मुख्य धारा की दिशा की ओर। 6वां देख लेना यार इसमें, हाँ 6वां क्या है, प्रेरित धारा का मूल कारण क्या है। तो प्रेरित धारा किसके कारण होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चाहे प्रेरित धारा हो और चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल हो, किसके कारण होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब 7वां है, चुंबकीय फ्लक्स का मान कब न्यूनतम होता है। तो इससे अब इसके नहीं देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। हमारा सूत्र क्या था, चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है, तो ऐसे के लिए सबसे पहले जिनका सूत्र होता है, सूत्र के बारे में सोचना चाहिए। ये क्या हो गया, BA cos थीटा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये बताओ कि समांतर लिखा है तो मैं कोण कितना लिखूँ इसमें, हाँ कोण कितना लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। तब इसका मान कितना होगा, cos 90 का मान कितना होता है, 0, माने न्यूनतम हो गया। तो यहाँ 90 तो है पर शब्दों में इसको क्या लिखेंगे, समांतर। तो पूछता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान कब शून्य होता है या न्यूनतम होता है, जब उसका तल कैसा हो, समांतर हो। ऐसे तो सूत्र से हम देखेंगे, अधिकतम होगा तो कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है यार। तो जहाँ क्षेत्रफल वाला हो उसको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल वाले को उल्टा उल्टा बोलते हैं। कोण रख रहे हैं 90 और बोलेंगे क्या, समांतर। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, फैराडे ने। अन्योन प्रेरण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, ट्रांसफार्मर। व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले बैटरी की कुंजी को दबाया जाता है, तत्पश्चात धारामापी की कुंजी दबाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो स्वप्रेरण के प्रभाव से बचने के लिए। अब इसको देखना, प्रतिरोध बॉक्स के अंदर प्रतिरोध तार दोहरा करके लगाए जाते हैं, क्यों। तो यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स ऐसा बॉक्स होता है जिसमें तरह तरह के प्रतिरोध लिखे होते हैं। जैसे मान लो तराजू में तौलते हैं ना, किसी के पास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 1 किलो, इस तरह का बाट रहता है। उसी तरह से प्रतिरोध बॉक्स में भी तरह तरह के प्रतिरोध होते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। तो उनके नीचे जब तार जोड़ते हैं तो ऐसा करके जोड़ते हैं, ऐसा। तो वजह ये है कि एक धारा आगे जाती है और एक धारा उसमें क्या जाती है, पीछे। तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से धारा की दिशा एक बार इधर हो गई और एक बार क्या हो गई, इधर हो गई। तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसको क्या करते हैं, तार को दोहरा करके लगाते हैं। बस ऐसी है कि यही मोबाइल को यदि हम खींचना चाहते तो हम क्या करें कि ये आगे भी ना जाए और पीछे भी ना जाए। तो यदि कोई व्यक्ति आगे ले जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति इसको कहाँ खींचे, पीछे खींचे, तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो यहाँ प्रतिरोध बॉक्स में भी ऐसा होता है कि तार को हम दोहरा करके लगाते हैं। दोहरा करके मतलब एक सीधी दिशा में और एक उल्टी दिशा में। तो ये स्वप्रेरकत्व के प्रभाव से बचने के लिए लगाते हैं। हालांकि स्वप्रेरण पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा।
किसी धारावाही कुंडली में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो क्या हो गया? चुंबकीय ऊर्जा। यहीं पर मान लो वो पूछा, संधारित्र पूछा होता, किसी संधारित्र में कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती, तो उसके अंदर विद्युत ऊर्जा। संधारित्र के अंदर विद्युत ऊर्जा और कुंडली के अंदर क्या? चुंबकीय ऊर्जा। अब फिर से आ गया, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैं बताया कि डायनेमो का पहले तो नाम समझ लो। ये जरूरी नहीं कि परीक्षा में डायनेमो लिख के आए, जनित्र भी लिख सकता है, जनरेटर भी लिख सकता है, ठीक। वो सभी किस में काम करते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो अक्सर ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और इसका सिद्धांत आपको अच्छे से याद ही कर लेना है। ट्रांसफार्मर किस पर? अन्योन्य प्रेरण। और जनित्र किस पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब देख लेते हैं 16वां प्रश्न है। लंबाई L है और वेग v है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, तो उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिक विद्युत वाहक बल क्या होगा? BL भी होता है। जैसे B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, L का मतलब लंबाई और V का मतलब क्या है? वेग।